नमस्कार डियर स्टूडेंट। कल हाई स्कूल का साइंस का पेपर है और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आप लोगों के केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे सिलेबस को कंप्लीट करूँ। और सबसे पहले मैं प्रयास कर रहा हूँ ये कि ये जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा, पहले उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके माध्यम से हम ये पता करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि बोर्ड का जो पेपर आपका होने वाला है उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के उठाए जा सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम केवल उपखंड ख और ग की बात करेंगे जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं खंड ख पे, जिसमें केमिस्ट्री आपको देखना है। देखिए ये पेपर आपका है, ये पेपर का प्रतिरूप है, देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से। 70 नंबर के आपके पेपर होने वाले हैं, सब कुछ आप देख ही पा रहे हैं। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर हो रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए खंड ख है, क है, क को आपको ध्यान नहीं देना है। क का जो टॉपिक है इसको आप देख सकते हैं, अ, अजय लर्निंग हब पर जाकर देख सकते हैं आप लोग। हम चलते हैं, बात करते हैं खंड ख की। उपखंड सेकंड जो है आपका, जैसे आपका है उपखंड सेकंड आपका मिला है। उपखंड सेकंड ये केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ शुरू होगा। उपखंड फर्स्ट जो होगा केवल फिजिक्स से संबंधित होगा। उपखंड ख सेकंड और थर्ड जो होगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित होगा। तो केमिस्ट्री में देखिए पहले क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बेंजीन का संरचना सूत्र क्या होता है। देखिए अब जो बेंजीन होता है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6 और H6। ठीक है, इसका फार्मूला होता है C6H6। इसमें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। देखिए C6 यानी कि कार्बन जो है 6 ठो है और हाइड्रोजन भी कितना है, 6 ठो है। तो आपको 4 जो संरचनाएं दी गई हैं, इन चारों में से देखिए कि किसमें कार्बन 6 ठो है और H है। और साथ में ये भी आपको ध्यान देना है कि हर कार्बन के पास H रहेगा, यानी कि जो 6 ठो कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, हर कार्बन से एक एक ठो H जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए इसमें देखते हैं, तो इसमें देखिए इस कार्बन से H नहीं जुड़ा है। हमने बताया आपको कि हर कार्बन से एक एक H जुड़ा रहेगा। तो इसमें देखिए इस कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो ये पहले ही गलती हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें हर कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं एक एक ठो बस ये, अच्छा है ना, एक एक ठो। ये 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। ठीक, ये तो आपका आंसर तो आप देख ही पा रहे हैं कि यही सही होगा। इसमें देखते हैं अपने हिसाब से, तब देख पा रहे हैं कि इस कार्बन पर देखिए 2 ठो जुड़ा हुआ है, जबकि आपको बताया पहले कि कितना रहेगा आपका। तो देखिए इसमें इस वाले में देखिए इस कार्बन पे 2 एच है, तो ये गलत हो गया पूरा, क्योंकि हमने बताया आपको कि हर कार्बन के पास एक एक एच रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, है ना। इसमें देखिए 2 है, पूरा गलत हो गया। ठीक है ना, तो आपका आंसर सही रहेगा ऐसे। तो आपको ध्यान देना है कि बस अगर आपको फार्मूला पता रहेगा किसी भी कंपाउंड का, तो उसका संरचना सूत्र आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। तो आपका आंसर कौन सा सही है, देखिए इसमें ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सी लगाना है। सी देखिए यहाँ पर, ठीक, आपको यहाँ पर सी दिया गया है, सी आपका सही आंसर। इसको टिक लगाएंगे आप लोग और गोला भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी है। तो सम देखिए, सम माने समान होता है और जातीय का मतलब होता है कि क्रियात्मक समूह। ठीक है, यानी कि समान क्या रहेंगे, क्रियात्मक समूह। यानी अगर पूछता है पेपर में, क्वेश्चन आता है कि सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो इस पर थोड़ा सा हम बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं, आप आंसर खुद बताएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या, सजातीय श्रेणी है ना, समजातीय श्रेणी का है आपसे, चाहे सजातीय श्रेणी का है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो देखिए परिभाषा से क्या होती है कि समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को, यानी क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। माने समान, जाति माने क्रियात्मक समूह। तो समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखा जाता है, तो एक श्रेणी बनती है। ठीक है, या एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कि जो क्रियात्मक समूह रहेगा वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ ले लिए हैं इस तरह से। तो एग्जाम्पल कोई जो नहीं कि यही लेना आप लोगों को है। एग्जाम्पल में आपको 3 तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपको बता दे रहे हैं हम। जैसे आपका पेपर है यहाँ पर, तो देखिए पहला एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं। देखिए जो क्रियात्मक समूह होते हैं, या तो OH रहेगा, तो दोनों में OH होना चाहिए। CHO अगर है तो दोनों में से जो भी एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया रहेगा, दोनों में से HO होना चाहिए, है ना। यानी OH अगर है तो OH दोनों में होना चाहिए, CHO दोनों में होना चाहिए, है ना। इसे देखिए OH है, CHO है। या फिर अगर COOH लिया गया है तो COOH दोनों में होना चाहिए, तब समान रहेगा, है ना। या फिर जो फार्मूले होंगे किस पर सेट होने चाहिए, देखिए यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन के दुगुना से, कार्बन का दुगुना हो क्या, H, या फिर दोनों में, है ना, या कार्बन के दुगुने से दो अधिक हो, H, दोनों में तब हो सकता है।
या फिर कार्बन के दुगुने से दुगो कम हो H, तब हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग हैं कैसे पता करते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन में देखिए कितने कार्बन एक है, और हम बताया कि किस पर सेट होगा, किसी में से कोई पर ना। तो H कितना है, कार्बन एक होता है, एक गुना के दो और दो चार, है ना। एक का दुगुना दो होता है और दो चार। यहाँ पर देखिए इस वाले में देखते हैं, तो जिस कार्बन पर जिस सूत्र पर हाई सेट होगा उसी फार्मूले पर ये भी सेट होना चाहिए। जिस पर ये सेट होगा उसी पर ये सेट होना चाहिए, और दोनों सेट बराबर हैं तभी समजातीय श्रेणी कही जाएगी। तो इसमें देखिए C2H6 है, तो कार्बन कितना है, दो है, दो दुना के चार और दो छः, तो H कितना है, छठ है, यानी कि दो दुना के चार दो छः, दो अधिक है, दुगुना से दो अधिक है, यहाँ पर दुगुना से दो अधिक है, यानी कि दोनों इस पर देखिए सेट हो रहे हैं। कार्बन के दुगुना से दो अधिक वाले सेट हो रहे हैं H। तो कोई भी हो, बस दोनों का नियम सेम होना चाहिए, तो वही आपका आंसर होगा। आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH4 और C2H6। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए कौन कौन देखते हैं कौन कौन सही होना चाहिए। तो पहला सही आपका है, इसमें देखिए OH है, इसमें देखिए CWH है। गलती हो गया क्योंकि बताया कि दोनों समूह क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसमें देखिए OH है, इसमें OH नहीं है, ये भी गलती हो गया, ये भी गलती हो गया। इसमें देखिए इसमें भी OH है, इसमें भी क्या है, OH है, दोनों सेम है। तो आपका आंसर पहला और चौथा सही होगा। देखिए किस ऑप्शन में पहला चौथा है, तो फर्स्ट और फोर इसमें हो जाएगा। अब बात करते देखिए नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि पृथ्वी की, कभी कभी आप देखिए थोड़ा सा पूछ लेता है आपसे कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो बता दिए क्या होता है। इसकी विशेषताएं पूछ लेता है कि सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताएं भी याद रखिएगा। पहला विशेषता ये होती है कि सजातीय श्रेणी को, यानी किसी भी सजातीय श्रेणी को एक ही सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। माने एक ही सूत्र द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा इसकी विशेषता क्या होगी कि प्रत्येक सजातीय जो यौगिक होते हैं अपने अगले से या पिछले से CH2 का अंतर रखते हैं। यानी कि जो सदस्य होते हैं सजातीय श्रेणी में, वो हमेशा अपने अगले और पिछले से CH2 का अंतर रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दो, C कितना एक है, आप C कितना दो है, एक C का अंतर है, H देखिए कितना है चार है, यहाँ पे कितना है छह है, दो H का अंतर है, तो ये अंतर रहेगा। ठीक है, तीसरा गुण इसे क्या होगा, सजातीय श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक जो गुण होते हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। तीन इसकी विशेषताएं हो गई। अब इसी में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, पेपर में आता है कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, है ना, फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं। तो क्रियात्मक समूह यानी किसी यौगिक में उपस्थित वह भाग जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे एल्कोहल का होता है क्रियात्मक समूह OH। ठीक, कैसे पहचानेंगे, अगर आईपीएसी नाम लिखा रहेगा तो अगर आल अंतिम में आ रहा है मतलब OH समूह है। CHO समूह होता है किसका, एल्डिहाइड का, अगर नाम में अल आ रहा है अंत में, प्रोपेनल, मेथेनल, ब्यूटेनल, तो उसमें कौन सा समूह होगा क्रियात्मक, CHO यानी कि एल्डिहाइड रहेगा। अगर CWS समूह है मतलब कार्बोक्सिलिक समूह है, और कैसे पहचानेंगे, तो OE कम्ल लिखा रहेगा, OE कम्ल, लास्ट में अगर इक अम्ल आ रहा है मतलब कि कार्बोक्सिलिक समूह है, CWS समूह है। बाकी आपको ध्यान नहीं देना। बाकी देखिए CO कीटो समूह, कीटो समूह कब रहेगा, जब CO रहेगा, है ना, CO अगर है बीच में, CO के साथ O है तो कीटो समूह यानी कीटोन समूह रहेगा। और नाम में कैसे पहचानेंगे, ओन या आन लिखा है, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, एथेनोन, इस तरह से ओन आ रहा है चाहे आन आ रहा है मतलब कि कीटोन समूह उसमें मौजूद है। तो यह हो गया क्रियात्मक समूह। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भूपर्पटी में पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें कई चीज दिया गया है, अयस्क है, गैंग है, खनिज है, धातु है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राप्त किए गए पदार्थों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, मिनरल कहते हैं, खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, तो जिन खनिजों में से धातुओं को निकालना आसान होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जिन धातुओं में से, सॉरी, जिन खनिजों में से धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा अयस्क के बारे में। धातु किसे कहते हैं, तो वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। गैंग किसे कहते हैं, गैंग से कई प्रश्न आता है। अधात्री पूछ देता है कि अधात्री किसे कहते हैं, पूछता है गैंग किसे कहते हैं, पूछ देता है मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये तीनों का ही नाम है, इसी का नाम है। अरात्रि पूछे, गैंग पूछे या मैट्रिक्स पूछे, तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है कि जो खनिज होता है, खनिज में सॉरी, चाहे अयस्क कह सकते हैं, अयस्कों में जो
रेत के कण, मिट्टी के कण, पत्थर, ये सभी जो अपशिष्ट पाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, या आधात्रिक कहते हैं, चाहे मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अयस्कों में उपस्थित रेत, बालू, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियों के रूप में पाए जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, या आधात्री कहते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे लेसन पर, ये धातु धातु पर। पेपर में पूछता है आप धातु किसे कहते हैं, या धातु का एग्जाम्पल पूछ देता है। तो वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, एस्बेस्टस, जर्मेनियम, दो तो इसमें एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, आर्सेनिक और एंटीमनी, दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछता है पेपर में कभी कभी कि द्रव धातु किसे कहते हैं। तो जो बात तो आप जानिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि केवल एक ही धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है पारा, यानी कि Hg यानी मरकरी, ठीक है। फिर यहाँ पर है, मुद्रा धातु किसे कहते हैं। तो इसमें परिभाषा नहीं आता है, बस पहचानना होता है, कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोना, चांदी, तांबा, जिनके सिक्के कभी बने होंगे, जिनके सिक्के बनाए जाते थे पहले, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मुद्रा धातु कहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में धातु कौन सी पाई जाती है, तो सोना, चांदी और पारा, प्लेटिनम जो होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। पेपर में आता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ उस विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप धातु और विलयन के संपर्क तल के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको आप आसानी से कर सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं, तो धातु की छड़ उस विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, तथा छड़ और विलयन के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी लेसन में से क्वेश्चन आता है पेपर में कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक, धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, चाहे क्रियाशीलता श्रेणी किसे कहते हैं, दोनों का आंसर सेम रहेगा कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। मोस्टली आप क्या चलेंगे, उनकी क्रियाशीलता घटते क्रम में, है ना। तो जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अब एग्जाम्पल में सबसे ऊपर जो होती है लिथियम होती है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, उससे कम पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, इस तरह करते करते आएंगे तो सबसे कम कौन सी धातु होती है, Hg, Ag, Au, ये सब कम क्रियाशील धातु हैं। तो ऊपर अधिक क्रियाशील है, नीचे क्या है, कम क्रियाशील धातु में है। समझ में आ रहा है। तो इसमें देखिए पेपर में पूछता है कि हाइड्रोजन को कोनो अम्ल दे देगा आपको, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल, चाहे नाइट्रिक अम्ल, चाहे कोनो अम्ल, कह देगा कि इस अम्ल से कौन सा धातु ऐसा है जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी धातुएं हैं, ये सभी हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, लेकिन हाइड्रोजन के जो नीचे धातुएं हैं, जैसे कापर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये सभी विस्थापित नहीं कर सकती हैं, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि H के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील हैं, तो H को विस्थापित कर सकती हैं, लेकिन जो H के जितने नीचे चार धातुएं हैं, देखिए 1 2 3 4, ये चार धातुएं H को विस्थापित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि H से कम क्रियाशील हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब वैलेंसी से क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, कम चांस है फिर भी। हाँ, पेपर में कभी कभी वैलेंसी से प्रश्न बनता है संयोजकता से। तो पहले देखिए आणविक संयोजकता, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों के लेन देन, यानी कि यौगिक के निर्माण के तत्व के परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या वैद्युत संयोजकता कहते हैं। पेपर में उसको भी नहीं पूछता है। हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार है कि सहसंयोजकता किसे कहते हैं, चाहे सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं बढ़िया से। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, तथा ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि परमाणु के बीच, है ना, जबकि दो या अधिक परमाणुओं के बीच
इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बने बंध को ससंयोजी आबंध कहते हैं और इस प्रकार निर्मित यौगिक को ससंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में H2 हो गया, O2 हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सभी क्या हैं? ससंयोजी यौगिक हैं और उपसस। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन था खनिज किसे कहते हैं। खनिज बता दिया आप लोगों को कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो देखिए अयस्क में बता दिया आपको कि वे खनिज जिनमें से धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक तथा कम खर्च में किया जाता है उसे हम अयस्क कहते हैं। कुछ अयस्कों का हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। जैसे बॉक्साइट अयस्क होता है, इसका फार्मूला होता है Al2O3। तो आपको देखिए क्या याद रखना है। देखिए पूछता अगर आपसे कि Al2O3 किसका अयस्क है, चाहे बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट में देखिए पहला जो एलिमेंट है वो बताता है किसका अयस्क, तो एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया। कोरंडम किसका अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम का होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, तो आयरन का होता है। मैग्नेटाइट किसका होता है, तो आयरन का होता है, लोहा का होता है अयस्क। क्यूपराइट किसका होता है, तो कॉपर का होता है। कैलेमाइन किसका अयस्क होता है, तो जिंक का होता है, जिंक का। ठीक है। और कॉपर देखिए लाइमस्टोन नहीं पूछा गया है। सिनेबार पूछा गया किसका अयस्क होता है, तो Hg पारा यानी कि मरकरी का होता है। और बाकी हाँ, अर्जेंटाइट किसका होता है, तो सिल्वर यानी चांदी का होता है। सिरुसाइड किसका इसका होता है, तो पीबी यानी कि लेड का, शीशा का होता है। और बाकी कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये पूछा गया अधात्री गैंग या मैट्रिक्स। तो अयस्कों में हमने बताया आपको कि अयस्कों में मिट्टी के कण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, रेत आदि अशुद्धियों के रूप में उपस्थित रहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, धात्री कहते हैं या फिर गैंग कहते हैं या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं, पेपर में कभी कभी आता है। तो जो अयस्क है, अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। और अयस्कों का सांद्रण कैसे करते हैं, समृद्धिकरण कैसे करते हैं, मतलब कि अयस्कों में जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए अयस्कों का सांद्रण करते हैं चाहे समृद्धिकरण करते हैं। और इसकी बहुत सारी विधियां हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरी है फेन प्लवन विधि। तो जो फेन प्लवन विधि होती है इसमें देखिए फेन माने कि झाग उत्पन्न होता है। तो जिसमें सल्फाइड जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड जो अयस्क होते हैं, इनमें शुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, फेन प्लवन विधि करते हैं। यानी कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनके सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। पेपर में कई बार पूछा गया भर्जन किसे कहते हैं। तो भर्जन का मतलब ये होता है कि जो सांद्रित अयस्क होगा उसको वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। और भर्जन जैसे देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको ऑक्साइड भर्जन और निस्तापन जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं ये केवल उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए की जाती हैं। ठीक है ना। ऑक्साइड में बदलने के लिए की जाती हैं। जैसे भर्जन का एग्जाम्पल ले लेंगे आप लोग। निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन इसका उल्टा होता है। यानी कि इस वाले में आप पढ़े हैं कि वायु की उपस्थिति रहेगी, इसमें वायु की उपस्थिति नहीं रहेगी। ठीक है ना। वायु की अनुपस्थिति में होगा। यानी कि इसमें हम क्या कहेंगे कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हम ले लिया यहाँ पर कैलेमाइन अयस्क हो गया जिंक का। इस यहाँ पर देखिए कहीं भी वायु नहीं है, इसमें देखिए इस वाले में दोनों देखिए वायु है। धातुओं का संक्षारण किसे कहते हैं आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ा देंगे, है ना। धातुओं का संक्षारण देखिए पढ़ ही लेते हैं। तो वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना या खराब होना ही धातुओं का संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, एल्यूमिनियम की चमक कम होना और तांबा का हरा होना, तांबा का हरा होना, ये जो है संक्षारण है। अब संक्षारण से रोकथाम कैसे करेंगे, तो रोकथाम के उपाय भी देख लेते हैं। तो जिस वस्तु का हम चाह रहे हैं कि जिस धातु को चाह रहे हैं कि संक्षारण ना हो, उसका खराब ना हो, तो उस पर ग्रीस या तेल का उपयोग करते हैं, लगा देते हैं। रंगाई कर सकते हैं या पेंट उस पर लगा सकते हैं। मिश्र धातु बनाकर भी हम बचा सकते हैं। टीन प्लेटिंग या क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग भी कर सकते हैं। गैल्वेनीकरण इसी को हम बोलते हैं यशद लेपन। यशद का मतलब जिंक होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो लोहे की वस्तुएं या इस्पात की वस्तुएं होती हैं उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, इसी को हम बोलते हैं यशद लेपन या फिर गैल्वेनीकरण। ठीक है। इसमें द्रवित जिंक में हम क्या कर लेते हैं, उस धातु को डुबा देते हैं तो जिंक की परत उस पर चढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो अब पेपर में आता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। मिश्र धातु का मतलब ये होता है कि परिभाषा है आपको इसकी, दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं का निश्चित अनुपात में समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं का
निश्चित अनुपात में समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए इसमें अमलगम। अमलगम का मतलब ये होता है कि धातु और पारा का जो मिश्रण होता है वो अमलगम कहलाता है। अब कौन कौन सी धातुएं अमलगम नहीं बनाती हैं, तो प्लेटिनम और आयरन, ये दोनों धातु ऐसी होती हैं जो अमलगम नहीं बनाती है, मतलब कि पारा के साथ मिलती नहीं है। तो धातु और पारा का मिश्रण अमलगम कहलाता है। पीतल, पीतल भी मिश्र धातु है एग्जाम्पल में। इसमें कॉपर 70% और जिंक जो होता है 30% होता है। तो इसका उपयोग तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में, वर्तमान में करते हैं, सबको पता है। जर्मन सिल्वर, जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें कॉपर की मात्रा 80%, जिंक की मात्रा 20% और इसका उपयोग करते हैं बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में। कांसा जो होता है ब्रांज, इसमें कॉपर 88% होता है और टीना एसन जो होता है 12% होता है। इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल कुछ याद रखेंगे मिश्र धातु का। इसी में से पेपर में आता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में Al2O3 हो गया, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि ये अम्ल भी व्यवहार करता है, क्षारीय व्यवहार भी करता है। और देखिएगा, हाँ, अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है पूछ देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3 समबंधे के अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अम्लराज बनेगा, एक्वारेजिया बनेगा, है ना। माने कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 3 होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 होना चाहिए, माने कि 3 भाग इसको लेंगे तो 1 भाग इसको लेंगे। इनका ही मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। इसका उपयोग कर इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। इसका उपयोग करते हैं धातुओं के शोधन में। अब आगे बढ़ ले, थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्या पूछा गया है। तो जैसे कि गालक पूछा गया, गालक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित करने के लिए कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। फिर सुनिए, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय, मतलब जो अशुद्धियां न गलें, अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में बदलने के लिए चाहे बदल देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में SiO2 जो होता है अम्लीय गालक होता है और MgCO3 जो होता है क्षारीय गालक होता है। तो गालक 2 प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय गालक और एक क्षारीय गालक। अम्लीय गालक का उपयोग तब करते हैं जब अशुद्धियां जो हैं वो क्षारीय होती हैं, और क्षारीय गालक का उपयोग तब करते हैं जब अशुद्धियां अम्लीय होती हैं। अब धातुमल किसे कहते हैं, तो धातुमल का मतलब ये होता है कि गालक की क्रिया के फलस्वरूप, यानी गालक की क्रिया के बाद प्राप्त जो गलनीय अशुद्धियां होती हैं, माने कि जो गल गई अशुद्धियां होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, धातु मल कहते हैं। ठीक है, प्रगलन किसे कहते हैं, पेपर में आता है। तो इसका मतलब होता है कि निस्तापन तथा भर्जन के बाद प्राप्त अयस्क को उचित कोक या उचित गालक के साथ गलाने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। फिर सुनिए, निस्तापन तथा भर्जन के बाद प्राप्त अयस्क को कोक या उचित गालक के साथ गलाने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। और ये जो होता है वात्या भट्ठी द्वारा संभव होता है। वात्या भट्ठी होती है उसी के द्वारा प्रगलन किया जाता है उसी में। कोक जो होता है अपचायक के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसमें कोक मिलाते हैं अपचयन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पूछा गया नेक्स्ट, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो जब दांतों का क्षय माने खत्म होना, खराब होना, कब प्रारंभ होता है। देखिए, जब पीएच मान बहुत कम होगा, हमारे मुख का जब पीएच मान बहुत कम होगा तब जा करके दांतों का क्षय शुरू हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है। अब बात है ये पीएच मान पर, तो पीएच मान डिस्कस करेंगे हम लोग अभी कुछ देर में। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या है, अधिक होने पर, हमने बताया कि अधिक नहीं, जहां पर जिस ऑप्शन में कम होगा वही आंसर आपका सही होगा। देखिए इसमें कम है, सब में, इसमें अधिक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, जिसमें कम होगा वही आंसर आपका सही होगा। देखिए, तो मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या होगा, कम होगा, तब देखिए पीएच मान 7 रहेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे जल हम लोग पीते हैं, जल का पीएच मान कितना, 7 होता है, कोई प्रभाव हमको नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर ये होगा। आप देखते हैं अब जो ये लेसन है, इस लेसन का नाम है अम्ल क्षार लवण। तो हम लोग उस पर पूरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अम्ल क्षार लवण जो लेसन है इससे पूरा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं, कई प्रश्न पेपर में नहीं आता है, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि जो भी जलीय विलयन में H+ आयन देंगे उनको अम्ल कहेंगे, और जो पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से पेपर में प्रबल अम्ल किसे कहते हैं,
तो जो जलीय विलयन में यानी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, मैंने पूरा पूरा जो आयनित हो जाएगा जल में उसको प्रबल अम्ल, और जो आंशिक रूप से आयनित होगा उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है, ये सभी दुर्बल अम्ल है। एससीएन दुर्बल अम्ल है, याद रखिएगा। एससीएन ये आपसे ज्यादा पूछा जाता है कि दुर्बल अम्ल कौन कौन सा होता है। ठीक, बता पहले। तो एससीएन ज्यादा पूछा गया इसमें कि दुर्बल अम्ल के रूप में, और एससीएन है ना, और उसके बाद CH3COOH भी पूछा गया है, लेकिन सबसे अधिक एससीएन याद रखिएगा। और अम्लों की प्रबलता का यह क्रम में लिखा है, एचसीएल सबसे अधिक प्रबल अम्ल होता है, उससे कम प्रबल होता है नाइट्रिक अम्ल, उससे कम प्रबल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, उससे कम होता है एसिटिक अम्ल, उससे कम प्रबल होता है कार्बोनिक अम्ल, उससे कम होता है एचसीएन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका कि अम्ल की क्षारकता या बाष्मिकता किसे कहते हैं। बहुत कम प्रश्न आता है। तो देखिए किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को हम कहते हैं उस अम्ल की क्षारकता। जैसे CH3 में एक OH निकलेगा तो इसकी एक हो जाएगी, एससीएन में एक OH है तो एक हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल में एक OH है तो एक हो जाएगा, H2CO3 में देखिए 2 OH है, 2 हो जाएगा। उतना ध्यान मत देना इसको, आगे बढ़ते हैं। भस्म किसे कहते हैं या क्षारक किसे कहते हैं? तो वही बताएं आपको, भस्म या क्षारक की परिभाषा वही होती है कि जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्षारक बोलेंगे या क्षारक बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पेपर में आपके दुर्बल क्षारक या प्रबल क्षारक की परिभाषा वही होगी, जो जलीय विलयन में ज्यादा OH- आयन देगा, पूर्ण रूप से माने आयनित हो जाएगा, वो प्रबल क्षार कहलाएगा। जो कम आयनित होगा वो दुर्बल क्षार कहलाएगा। पेपर में अधिक बार पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमेशा रखिएगा कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें एग्जांपल जैसे HCl के वच हमने ले लिया, के एच है ना, के और Cl निकल जाएगा, KCl के रूप में H2O बनेगा। HCl कौन ले सकते हैं इसमें एग्जांपल, HCl NaOH ले सकते हैं, तो Na और Cl निकल जाएगा बाहर और बनेगा H2O, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल तथा लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल या क्षारक पर तन्यता का प्रभाव पूछा गया है। तो देखिए हमेशा ये होता है कि अम्ल और जो क्षारक होते हैं जब उसमें जल मिलाएंगे तो जल मिलाने पर वो तनु हो जाता है, पतला हो जाता है, यानी उसमें आयनों की संख्या क्या होती है? घट जाती है। इसी को हम बोलते हैं तनुता। यानी कि जब अम्ल और क्षार में जल मिलाते हैं तो उसमें आयनों की संख्या घट जाती है, कम होती हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? तनुता बोलते हैं या तनुकरण बोलते हैं। सूचक किसे कहते हैं? पेपर में आ गया है कई बार सूचक। तो सूचक का मतलब ये होता है कि जिस पदार्थ का उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान के लिए करते हैं उसे सूचक कहते हैं। या सबसे सटीक परिभाषा होती है सूचक की कि वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। प्राकृतिक सूचक में याद रखिएगा लिटमस पेपर होता है, पत्ता गोभी होता है, हल्दी होता है, और ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं, है ना। अम्लीय विलयन में जो लिटमस पेपर होता है लाल रंग देगा, और क्षारीय विलयन में जो वो देगा नीला रंग। और यहाँ से जो है सभी संश्लेषित सूचक हैं, फिनाइलैथलीन, थाइमोल ब्लू, मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, ये सभी जो होते हैं संश्लेषित सूचक होते हैं। जो फिनाइलैथलीन होता है वो अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाएगा और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाएगा। थाइमोल जो ब्लू होता है अम्लीय विलयन में पीला हो जाएगा और क्षारीय विलयन में नीला हो जाएगा। जो मेथिल रेड होता है अम्लीय विलयन में लाल हो जाएगा और क्षारीय विलयन में पीला हो जाएगा। ये हो गया सूचक। अब पीएच परिसर की परिभाषा पूछता है कि पीएच परिसर किसे कहते हैं। तो किसी अम्ल या क्षार में किसी अम्ल या देखिए पीएच परिसर या पीएच रेंज पूछे तब इसका उत्तर देना है। किसी अम्ल या क्षार में रंग परिवर्तन किसी निश्चित पीएच में न होकर के एक निश्चित सीमा में होता है, उसी को हम बोलते हैं पीएच परिसर या पीएच रेंज। जैसे लिटमस पेपर तभी बता पाएगा आपको अम्ल क्षार की पहचान जब उस पदार्थ का पीएच मान 5.0 से लेकर के 8.0 तक होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने एग्जाम्पल ले लिया है। पीएच परिभाषा, पीएच किसे कहते हैं या पीएच मान किसे कहते हैं पूछे तो इसका परिभाषा यहाँ से ये रहेगा। पीएच मान की परिभाषा यहाँ से रहेगी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लवगणक को उसको हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। तो पीएच परिभाषा पूछे, पीएच मान पूछे, H+ आयन के सांद्रण और पीएच में संबंध पूछे, चाहे पीएच स्केल पूछे, सबके लिए आंसर क्या आंसर रहेगा? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लवगणक को उसका पीएच मान कहते हैं।
जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा। और कुछ एग्जाम्पल रखिएगा हमेशा कि आंसू और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, लार का पीएच मान 6.8 से 6.9 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, चाहे जल आशुद्ध जल हो, चाहे अशुद्ध जल पूछे आपसे कि कितना होगा, चाहे आपसे ये पूछ दे सीधे जल का पूछ दे तभी उतना ही रहेगा, ठीक है। सिरका जो होता है इसका पीएच मान 2.5 से लेकर के 3.4 होता है, मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है और नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है। अब इसमें देखिए व्यंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर से ज्यादा पूछाता है। व्यंजक चूड़ का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 इसका सूत्र होता है, इसका अणु भार 127 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, चाहे चाहे इसका रासायनिक नाम पूछे आपसे, दिखाई जो नाम लिखा गया व्यंजक चूड़ ये सामान्य नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम होता है रासायनिक। निर्माण कैसे करेंगे, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन यहाँ पर है, CH का ट्वाइस हो गया और Cl2 हो गया, इससे हम क्या करेंगे CaOCl2 बना लेंगे पहले, फिर क्या निकलेगा H2 निकलेगा। इसका गुण क्या होता है भौतिक, तो भौतिक गुण नहीं पूछता है, पीले रंग का चूर्ण होता है, जल में घुलने पर दूधिया हो जाता है। रासायनिक गुण पूछता है इसका, रासायनिक गुण इसका क्या होगा, जब जल से क्रिया कराएंगे, देखिए यहाँ पर CaOCl2 है, जब जल से क्रिया कराएंगे तो CaOH का ट्वाइस बनेगा और Cl2 बनेगा, CO2 से क्रिया कराएंगे हम लोग, इसमें से कोई एक एग्जाम्पल लिखिए लीजिएगा आप लोग, पेपर में पूछता है कि व्यंजक गुण इसका क्या होगा, तो व्यंजक गुण में आप क्या करेंगे, यहाँ से बहुत सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी रिएक्शन दिया है इसका व्यंजक गुण का, आपको इसका आसान बताते हैं रिएक्शन, इसी पेज बताते हैं, इस पेज पर करना क्या हम लोगों को रहेगा, व्यंजक चूड़ का सूत्र होता है CaOCl2 इसको लेना है, CaOCl2 और प्लस क्रिया कराना आपको किससे है, H2SO4 से। जब क्रिया करेंगे H2SO4 से तो देखिए 2 गो H और 2 गो Cl निकल जाएगा बाहर, तो बनेगा 2, त्रिभुज लगा बनाएंगे हम इस तरह से, तीर के बाद तो 2HCl बन जाएगा, प्लस Ca और SO4 निकल जाएगा, CaSO4, ठीक, प्लस अब क्या बचेगा इसके बाद, CaSO4 के बाद क्या बचेगा देखते हैं, तो CaSO4 हो गया, तो H2Cl खत्म हो गया, CaSO4 खत्म हो गया, बचा क्या है, तो O बचा, और इसी O को हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसी को ले लेंगे और फिर यहाँ पर लेंगे रंगीन पदार्थ लेंगे, क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, ये इसका क्या है, विरंजक गुण है, रंग उड़ाने वाला गुण है, और बाकी तो नहीं कोई खास पूछा गया। इसका उपयोग पूछा गया कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सी क्लोरोफार्म बनाने में, ऑक्सीकारक के रूप में, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, और चीनी को साफ करने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है धावन सोडा, तो धावन सोडा होता है, इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, और इसका नाम क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि याद रखिएगा, एक ठो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा प्राप्त होता है, ये अब इसका रिएक्शन है, तो NaOH हो गया, CO2 हो गया, जब क्रिया कराएंगे इसकी दो मोल लेना है, जब क्रिया कराएंगे धावन सोडा बनेगा और साथ में जल बाहर निकलेगा। पेपर में पूछता है कभी कभी कि कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि धावन सोडा, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा, तो देखिए हम खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है NHCO3, ये दो मूल्य लेंगे, हम बनाएंगे क्या, धावन सोडा Na2CO3 बना लेंगे, H2O निकलेगा और साथ में CO2 बनेगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं पूछता है, इसका रासायनिक गुण पूछ देता है, ये रहा नीचे रासायनिक गुण, एक दो आप इसमें याद रखिएगा, जरूरी नहीं कोई खास है, इसका उपयोग पूछ देता है, कठोर जल को मृदु बनाने में, मैंने पीने लायक बनाने में उपयोग करते हैं इसका, बेकिंग सोडा बनाने में इसका उपयोग करते हैं, मैंने खाना सोडा बनाने में, कपड़ा साफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जानते हैं आप लोग, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग करते हैं, ये 3-4 उपयोग बहुत है। अब यहाँ से बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है NaHCO3, इसका केमिकल नाम क्या होगा, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट होगा। इसका निर्माण कैसे करते हैं, देखिए निर्माण की विधि यहाँ नीचे है, सोडियम
कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, ये लिख देंगे आप लोग। एग्जाम्पल देखिए, हमने धावन सोडा ले लिया Na2CO3, क्रिया किससे करा रहे हैं, इसमें जल थोड़ा सा घोल लिए, जल में घोलने के बाद इसमें CO2 गैस हम क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, तो बन रहा है NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बन रहा है। तो पूछा कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा से बेकिंग सोडा, तो इसी रिएक्शन को आपको लिखना होगा। अब इसका फिजिकल कम पूछता है, रासायनिक गुण कम पूछता है। एक आध याद रखिएगा, यहाँ पर रासायनिक गुण देखिए 2-3 तो दिया गया है, थोड़ा सा समय कम है इसलिए हम उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रासायनिक गुण 2-3 को याद रखिएगा आप लोग। 3 को हमने लिखा है, 1 2 3। इसका उपयोग कहाँ होता है पूछता है पेपर में। इसका उपयोग देखिए कोल्ड ड्रिंक बनाने में, सोडा वाटर बनाने में इसका उपयोग होता है, डबल रोटी यानी कि परोठी बनाने में इसका उपयोग होता है, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका उपयोग होता है। ये 4 उपयोग बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं पीओपी पर। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये इसका नाम हो जाएगा रासायनिक नाम। निर्माण कैसे करेंगे, तो जिप्सम द्वारा। जिप्सम से हमको बनाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसको हिट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक, तो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O बन जाएगा, और साथ में 3/2H2O बाहर निकलेगा। रासायनिक गुण इसका पूछ देता है कभी कभी, उष्मा का प्रभाव। तो जब जो हम ले रहेंगे पीओपी, इसको जब हीट करेंगे, उसको हमने हीट करना, गर्म करना, जब गर्म करेंगे तो जो जितना जल है वो बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या, CaSO4 बचेगा, है ना। H2O जो था 1/2 वो बाहर निकल जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं निर्जलीकृत प्लास्टर, यानी कि बिना जल वाला प्लास्टर। H2O से क्रिया कराएंगे, तो H2O से क्रिया तो वही बन जाएगा जिप्सम, जो जल निकला था वही जुड़ जाएगा, तो जिप्सम बन जाएगा। इसका अभिक्रिया याद रखिएगा आप लोग, जिप्सम। पेपर में इसे घुमा कर पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जल से क्रिया करके जिप्सम बना लेगा और खराब हो जाएगा, जम जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। इसका उपयोग पूछ देता है कहाँ करते हैं, तो उपयोग कहाँ करते हैं, तो हड्डियों को जोड़ते समय प्लास्टर करने में, दंत चिकित्सा में इसका उपयोग करते हैं, दीवारों को चिकना करने में इसका उपयोग करते हैं, और उन पर अलंकरण करने में, मतलब सजावट करने में, सजावटी सामान में, मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना। तो अम्ल क्षार से इतना क्वेश्चन बहुत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर तर्क दिया गया है। तो कथन में कह रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सही बात है कि जब भी जिंक हम लेंगे और जिंक की क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ, तो धातु जब भी क्रिया करेगी किसी अम्ल के साथ, हमेशा देखिएगा कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल से क्रिया करेगी तो हमेशा हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगी। ठीक है, यानी कि H2 हमेशा निकल जाएगा, बचेगा क्या, ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो ये लिखा गया सही है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, बनाता है। ठीक है ना, ये सही है कथन, पहला कथन सही है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। दोनों सही है ना। जिंक को जब क्रिया कराएंगे हम ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, है ना। जब भी जिंक क्रिया कराएंगे हम ऑक्सीजन के साथ, तो जिंक क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। सही कह रहा है, गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है, कि दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सही है, तथा तर्क जो सेकंड है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो ये नहीं होगा, अभिकथन एक तथा तर्क सेकंड दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इससे एक जो अभिक्रिया आई है, आई नहीं बता पा रही कि इससे क्या मतलब है, दोनों का रिएक्शन क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो आपका आंसर आपका सही रहेगा, ये वाला बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अभिक्रिया पूछी गई है, निम्नलिखित अभिक्रिया का समीकरण को पूरा करना है। तो देखिए समीकरण पूरा करना आसान होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर ये पदार्थ लिया गया है और बन क्या रहा है, ये दोनों पदार्थ। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ और मिलाएंगे तो हाई दोनों बनेंगे। तो क्या है इसमें, NaOH है। अगर इसमें से हम NaOH घटा दें तो जो बचेगा वही यहाँ पे रहा होगा। देखिए, क्योंकि NaOH हम ले रहे हैं और कुछ और पदार्थ यहाँ पर लेना है ताकि ये बन पाए, तो जो लेना हमको वही पता करना है। तो अब ये दोनों मिलकर यही बनाए हैं, तो इस पूरे पदार्थ में से हम घटा दें इस वाले को, तो बच जाएगा हाई वाला। देखिए निकालते हैं, Na हटा देते हैं, तो यहाँ से Na खत्म कर लेते हैं पूरा,
ठीक। और जो H2O होता है इसको तोड़ेंगे तो टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। H2O को तोड़ेंगे तो H प्लस में OH माइनस में। तो यहाँ से Na और यहाँ से OH खत्म हो गया, बचा क्या? CH3COO और यहाँ पर क्या बचा? H। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH3COOH। देखिए आपका ये आंसर सही होगा। ठीक। अब हम लोग आ गए अब उपखंड सेकंड में, थर्ड में, कि बायोलॉजी वाले पार्ट में। तो कह रहा है अंत श्वसन के दौरान वायु का प्रवाह का सही मार्ग है। तो हमेशा रखिएगा कि जो वायु का प्रवाह होता है सबसे पहले नासा द्वारा, माने नाक के माध्यम से श्वसन प्रवेश करती है। नाक से जाती है कहाँ पर? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ जाती है? कंठ में, गला में। और गला से कहाँ जाती है? श्वास नली में। और श्वास नली से फिर जाती है फेफड़े में, जहाँ पर क्या होती है? कुपिकाएं होती हैं। तो कुपिकाएं फेफड़े में पाई जाती हैं। सही क्रम से क्या है? पहले नासादार है, ना कि नाक से प्रवेश करेगी वायु। नाक से कहाँ जाएगी? ग्रसनी में जाएगी। ग्रसनी से होकर कंठ में जाएगी और कंठ से श्वास नली में जाएगी। श्वास नली से कहाँ जाएगी? फेफड़े के कुपिकाओं में। ठीक है, तो ये आपका डी वाला आंसर आपका सही होगा। ये जो है पाचन शोषण का है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस लेसन में, ये पाचन शोषण में क्या क्या आपको जरूरी है। ठीक है। ठीक है, तो पाचन जो होता है, पाचन, तो पाचन में देखिए क्रम क्या होता है। पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुख में जाएगा। मुख में से कहाँ जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ जाएगा? ग्रसिका में। ग्रसिका से कहाँ जाएगा? अमाशय में। अमाशय से छोटी आंत में, फिर जाएगा बड़ी आंत में। ये क्रम आपको याद रखिएगा। इसमें क्या क्या आपको याद रखना है कि मुख में दांत होता है, और दांत जो होता है, दांत का सूत्र क्या होता है? तो 21-23/21-23 याद रखिएगा आप लोग। 21-23/21-23 है ना। और दांत जी कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के हम लोगों में होते हैं। कृंतक कुतरने के लिए, रदनक चिरने फाड़ने के लिए, अग्रचर्वणक चबाने के लिए, चर्वणक पीसने के लिए, ये सब होते हैं। और बाकी कुछ खास नहीं है उसमें, आपको जानना है। और देखते हैं इसमें कुछ क्या पूछा गया। तो पूछता है कि जठर रस कहाँ से निकलता है? तो जठर रस निकलता है कहाँ से? अमाशय से। अमाशय से निकलता है जठर रस। इसका आकार कैसा होता है? जे होता है। और जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो गलाता है। पेप्सिन होता है प्रोटीन के पाचन के लिए। लाइपेज होता है वसा के पाचन के लिए। और देखते हैं, अब छोटी आंत से प्रश्न पूछता है। छोटी आंत क्षुद्रांत बोलते हैं। छोटी आंत जो होती है, ये इसको यहाँ पर सबसे अधिक पाचन होता है। इसको पाचन और अवशोषण का केंद्र माना जाता है। पाचन का अवशोषण का मुख्य केंद्र माना जाता है छोटी आंत को। और छोटी आंत में याद रखिएगा हमेशा कि छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो श्लेष्म निकालती हैं, चिपचिपा पदार्थ निकालती हैं। ब्रूनर ग्रंथियां जो होती हैं पाई जाती हैं छोटी आंत में, याद रखिएगा। और इसमें जो ग्रहणी भाग होता है, ये सी या यू के आकार का होता है। ग्रहणी जो होता है सी यू के आकार का होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ग्रहणी को बोलते हैं ड्यूडेनम, मध्यांत्र को बोलते हैं जेजुनम, शेषांत्र को बोलते हैं इलियम। शेषांत्र यानी कि इलियम वाले भाग में रसांकुर पाए जाते हैं, और ये सबसे अंतिम भाग होता है छोटी आंत का। ठीक है। और जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी में ही पाई जाती है ब्रूनर ग्रंथियां। और ग्रहणी का आकार सी या यू के आकार का होता है। अब देखिए इसमें पूछता है छोटी आंत में किसका किसका पाचन होता है। छोटी आंत में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल आदि का पाचन होता है। जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में 2 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से, सीकम और उंडुक। सीकम, उंडुक या फिर कोलन। और याद रखिए हमेशा कि बड़ी आंत में कृमिरूप परिशेषिका नामक अवशेषी अंग पाया जाता है ना। बड़ी आंत में कृमिरूप परिशेषिका नामक अवशेषी अंग पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। पाचन ग्रंथियों से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। पाचन ग्रंथियां में देखिए कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें लाल ग्रंथियां जो होती हैं 3 पाई जाती हैं, 3 जोड़ी। कड़पुर ग्रंथियां, अधोहनु ग्रंथियां, अधोजीवा ग्रंथियां। इनमें कोई खास जरूरी नहीं है जानने की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जठर ग्रंथियां से पूछता है। जठर जो ग्रंथियां होती हैं, आमाशय की दीवारों पर जो ग्रंथियां होती हैं, आमाशय से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, पढ़ लिया आप लोग। इसमें पेपर में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया यकृत से, लीवर से। तो जो लीवर होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और अंग भी। अगर अंग स्पेशल पूछेगा तो त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। तो यकृत जो होता है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो के आसपास होता है। या डायफ्राम यानी फेफड़े के नीचे पाई जाती है। और यकृत में पाए जाने वाले जो बहुभुजी माने कई भुजाओं वाले जो पिंडक होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्लिसन संपुट बोलते हैं, क्योंकि ग्लिसन ने इसकी खोज किया था। और यकृत से यानी कि लीवर से पित्त रस का स्रावण होता है, जो पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है। और पित्त रस यानी कि जो यकृत का कार्य पूछा था कि यकृत का कार्य क्या होता है मुख्य रूप से, तो यकृत का कार्य पहला होता है कि पित्त रस का स्रावण करना, पहला काम होता है। दूसरा हेपेरिन का स्रावण करना। तीसरा ग्लाइकोजन का संचय करना। चौथा वसा का संश्लेषण। पांचवा यूरिया का संश्लेषण। छठवां रुधिर का थक्का बनना। ये आपके मुख्य कार्य होते हैं। तो यकृत का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है? पित्त रस का स्रावण करना। तो पित्त रस निकलता कहाँ से? यकृत से। लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? पितरस निकलता कहाँ है? पितरस कहाँ से?
यकृत से, और इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है केवल। तो लीवर का काम होता है, पहला लीवर का काम होता है पित्तरस का श्रावण करना, हेपेरिन का श्रावण करना। हेपेरिन क्या करता है कि जो रक्त की वाहिनियां नसें नसों में खून जमने से रोकता है। तीसरा कार्य होता है यकृत का ग्लाइकोजन का संचय, वसा का संश्लेषण चौथा कार्य हो गया, पांचवा यूरिया का संश्लेषण हो गया। तो यकृत के कार्य याद रखिएगा। यहाँ पर जो अग्नाशय है, अग्नाशय जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और याद रखिएगा कि अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों है? क्योंकि इसमें से एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलता है, यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियां कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है, और बहिःस्रावी से क्या निकलता है? एंजाइम निकलते हैं। तो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं इस ग्रंथि से, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। और इसी में लैंगर है, इसकी दीपिकाएं पाई जाती हैं, जे आकार की होती है। लैंगर की जो दीपिकाएं पाई जाती हैं, दीपिकाओं में अल्फा और बीटा दो कोशिकाएं होती हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और ये दोनों क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण करते हैं। इंसुलिन की कमी से हो जाता है मधुमेह रोग। और बाकी कोई ग्रंथि आपको पेपर में पूछने का चांसेस कम होते हैं, इसलिए आगे बढ़ते देखते हैं। पाचन के शोषण किसे कहते हैं? तो शोषण किसे कहते हैं? तो वह क्रिया जिसमें कोशिका के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, शोषण कहलाती है। ठीक है, इसका ज्यादा ध्यान देना है। ऑक्सी शोषण होता है, अनाक्सी होता है। अंतर पूछता है पेपर में। किण्वन किसे कहते हैं? तो किण्वन का मतलब ये होता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। किण्वन फर्मेंटेशन, जो किण्वन होता है इसका मतलब ये होता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। और कुछ हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, एग्जाम्पल से थोड़ा सा याद रखिएगा, चाहे इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, चाहे इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सबसे आसान कोई एग्जाम्पल यही होता है ना। वैसे एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, किण्वन बहुत कम चांस है आने का पेपर में, जो आने के चांसेस वही हम ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। पेपर में आपका ये भी आता है कि ऑक्सी शोषण यानी कि वायवीय शोषण तथा अनाक्सी शोषण यानी कि अवायवीय शोषण, दोनों में अंतर पूछता है। तो इधर हमको दो कॉलम बना लिए, ऑक्सी शोषण का, इधर अनाक्सी शोषण का। तो ऑक्सी शोषण जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी शोषण में CO2 एवं ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अनाक्सी शोषण में एथिल अल्कोहल CO2 एवं ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि एथिल अल्कोहल इसमें बनेगा। ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और अनाक्सी शोषण में ग्लूकोज का आंशिक आंशिक मतलब थोड़ा मोड़ा आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, यानी 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 ATP या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अनाक्सी शोषण में 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 2 ATP या 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये कहाँ पाया जाता है ऑक्सी शोषण? तो स्वपोषी जीवों में पाया जाता है, अधिकतम जंतुओं में पाया जाता है। लेकिन जो अनाक्सी होता है, ये केवल जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, इनमें पाया जाएगा अनाक्सी शोषण, और मनुष्य जब अधिक कार्य करेगा तो उस समय इसमें पाया जाएगा। शोषण की अवस्था में देखिए बाह्य शोषण होता है और आंतरिक शोषण होता है। तो बाह्य शोषण जो होता है, जीव तथा उसके वातावरण के बीच जो ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है, लेन देन होता है, उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है, इसमें दो घटनाएं आती हैं, श्वासोच्छ्वास और गैसीय विनिमय। श्वासोच्छ्वास का मतलब ये होता है कि श्वसन अंगों द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ले जाने और CO2 को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग। दूसरा होता है गैसीय विनिमय। इसका मतलब ये होता है कि मानव में जो रुधिर होता है, रुधिर के द्वारा और पौधों में रंध्रों के द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन का और CO2 का परिवहन होता है, इसको हम बोलते हैं गैसीय विनिमय। आंतरिक का मतलब होता है कोशिकीय शोषण या ऊतक शोषण। इसमें ऊतक और बाह्य वातावरण के मध्य गैसों का विनिमय होता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ से कि कुछ जंतुओं में हमने लिए हैं, कुछ जंतुओं में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। कुछ जंतुओं श्वसन अंग, फेफड़े जो होते हैं, और पुष्ट फेफड़े कहाँ पाए जाते हैं? तो मकड़ियों में। मकड़ियों में जो होते हैं पुष्ट फेफड़े पाए जाते हैं, बिच्छुओं में भी होते हैं पुष्ट फेफड़े। पुष्ट कुलोम कहाँ पाए जाएंगे? तो केकड़ा में। और श्वास नाल कहाँ पाया जाएगा? कीटों में, ट्रेकिया। जो ट्रेकिया होता है उससे शोषण कौन करता है? तो कीट करते हैं, कीड़े मकोड़े। और जो अमीबा होता है, स्पंज होता है, हाइड्रा होता है, इसमें शोषण जो होता है शरीर की सतह द्वारा होता है, त्वचा द्वारा होता है। क्लोम यानी कि गिल्स द्वारा कहाँ होता है? तो मेढक में, मछली में, और प्राण मतलब झींगा में। त्वचा द्वारा कहाँ होता है? तो मेढक में भी होता है, केंचुआ में भी होता है। फेफड़े द्वारा कहाँ होता है शोषण? तो मेढक, मनुष्य, पक्षी, छिपकली, पशु। ठीक है, और बाकी तो कुछ जरूरी नहीं इसमें लग रहा है हमको।
अंतःश्वसन पूछता है पेपर में किसे कहते हैं, या निःश्वसन किसे कहते हैं। तो इस क्रिया में शुद्ध वायु जो होती है श्वसनांगों द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है। इस क्रिया में डायफ्राम एवं आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां संकुचित हो जाती हैं और निचली पेशियां बाहर एवं ऊपर की ओर फैल जाती हैं तथा छाती क्या होती है, फूल जाती है, जिसके फलस्वरूप वक्ष गुहा यानी कि जो खाली भाग होता है का आयतन बढ़ जाता है तथा फेफड़े में वायु दाब बढ़ जाता है ना, अरे सॉरी कम हो जाता है। निम्न दाब के कारण फेफड़े में वायु भरने लगती है और कंठ द्वार जो होते हैं श्वास नली जब तक कि बाहर के भीतर वायु दाब बराबर न हो जाए तब तक वह निकलता रहता है। ठीक है, तो ये मैंने कुल मिलाकर के अंतःश्वसन में क्या करते हैं कि हवा लेते हैं, पूरा फेफड़ा भर जाता है, फूल जाता है, दाब कम हो जाता है, फिर वहां से नसों के माध्यम से पूरा अंदर पहुंच जाता है ना। निःश्वसन किसे कहते हैं, तो इस क्रिया में वायु जो होती है फेफड़े से बाहर निकलती है। इसमें यानी कि कुल मिलाकर के निःश्वसन में अंतःश्वसन के अंदर अंदर ले जा रहे हैं हम लोग पूर्ण रूप से वायु को, तो उसको निःश्वसन में आ जाता है, और जब छोड़ रहे हैं बाहर तो उसको आता है आपका इस वाले में आ जाता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिएगा। कह रहा है सही विकल्प का चयन करना आपको है, सही विकल्प का चयन करना, चुनाव करना है सही विकल्प का, किसमें चारों में से कौन सही है। तो कथन कर रहा है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे लिंग का निर्धारण करता है, बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। तो सही बात है कि पिता के पास कौन सा गुणसूत्र होता है, एक्स वाई होता है, और माता के पास क्या होता है, एक्स एक्स। यानी संतानों में अगर गर्ल होगी तो एक्स एक्स, और पुरुष यानी कि नर होगा तो एक्स वाई रहेगा। तो अगर अब देखिए मादा माता में भी एक्स होता है, तो माता का एक्स अगर एक्स से जुड़ेगा पिता के तो हमेशा एक्स एक्स बनेगा, और पिता का वाई और मादा का एक्स आएगा तो एक्स वाई, यानी कि लड़का होने या लड़की होने की सबसे डिपेंडेंसी किसके द्वारा हो रही है, पिता के द्वारा। तो मुख्य ये कथन सही है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। सही बात है, पहला कथन बिल्कुल सही है। मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, दोनों सही है ना, क्योंकि मानव में जो पुरुष होता है, पुरुष में एगो एक्स होता है, एगो वाई होता है, इसी को हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है, और स्त्रियों में क्या होता है, मादाओं में एक्स एक्स होता है। तो दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। यहाँ पर कथन असत्य है, गलती है, कथन सत्य है पर कारण असत्य है, दोनों गलती हो गया, नहीं है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही आपका ये वाला सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है विद्युत आवेग का प्रसारण, माने कि प्रवाह की दिशा में होता है, दिशा की पूछा गया है। तो देखिए यानी कि जो हम लोग का संदेश जाता है, उद्दीपन जो जाता है, इस वाले टच किए तो हमको महसूस हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, बहुत सारी इसमें तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वही क्या करते हैं, संदेशों को पहुंचाते ले जाते हैं कहाँ तक, माइंड तक। ठीक है, इसकी प्रक्रिया भी हम बताएंगे। तो इसमें एक फिगर बना दिया गया है, तो हमेशा रखिएगा कि हाई एगो न्यूरॉन है, थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहे हैं। यहाँ पर एगो न्यूरॉन है, ठीक, दूसरा न्यूरॉन है। तो यहाँ से संदेश जब टच करेगा कोई तो इस वाले भाग पर टच होगा, और यहाँ संदेश जाएगा इस तरह से आते आते यहाँ से इस वाले में भाई चिपका हुआ रहेगा। संदेश कहाँ जाएगा, इस वाले के पास, फिर इसमें से कहाँ जाएगा, सबसे अंतिम पोर्शन तक, फिर यहाँ चिपका हुआ रहेगा ठूरा, है ना, ऐसे ही चिपके रहेंगे, इसे जाता रहेगा संदेश। तो देखिए, लेकिन दिशा किधर दिखाया, देखिए तीर इधर दिखाया, उल्टा दिखाया है, तीर उल्टा दिखाया है, तो आइए ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा ए वाला। बी देखते हैं, तो इसमें देखिए इधर से जा रहा है, इधर से गलती, इधर से नहीं है, बताएं कि सबसे पहले शीर्ष वाले पोर्शन से जाएगा, तो ये गलती हो गया। इसमें देखिए, इसमें दिखा रहा है कि शीर्ष वाला पोर्शन है ना, इससे जाएगा नीचे, फिर जुड़ा हुआ रहेगा इससे, फिर जाते हुए नीचे, फिर जुड़ा रहेगा इस तरह जीते। तो आपका सही कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, क्योंकि हम बताएं शीर्ष से फिर जाएगा नीचे की तरफ, फिर नीचे फिर यहाँ सटा हुआ रहेगा शीर्ष उसका, इस पर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ, ये क्रम होगा। ये सही है, गलती हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं इस लेसन के बारे में कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तंत्रिका तंत्र का फिगर पूछता है पेपर में। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं पूछता है पेपर में। तो शरीर की प्रत्येक प्रतिक्रिया के समन्वय हेतु हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो यह वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करता है, और ग्रहण करके उसे तंत्रिकीय प्रेरणा के रूप में अथवा आवेगों के रूप में प्रसारित करके प्रतिक्रियाओं का संचालन करता है। और इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण भ्रूण के बाह्यजन स्तर द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र की मुख्य जो कोशिका होती है, इसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना, न्यूरॉन कहते हैं, पेपर में आता है। ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है, याद रखिएगा। और ये कैसे कार्य करता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोई बाहरी वातावरण है,
उद्दीपन हुआ, टच किया तो उद्दीपन हुआ। इसके नीचे संवेदी, जिसमें कि हम टच कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर टच कर दिए, बाह्य वातावरण हो गया, हमको महसूस हो रहा है। अब कैसे हो रहा है देखिए, इसको टच किए, संवेदी अंग यहाँ पर होगा या ग्राही अंग होगा, इसको ग्रहण करेगा, फिर ग्रहण करने के बाद इसको आवेग के रूप में पहुंचाएगा कहाँ पर, तंत्रिका तंत्र के पास, है ना, पहुंचाएगा। तंत्र क्या करेगा, अब ले जाएगा कहाँ पर, अपवाही अंग के पास, यानी जो अंग एक्शन लेने वाला होगा इसके खिलाफ। इसमें मच्छर बैठा, तो मच्छर बैठा, इसके नीचे संवेदी अंग है, ये ले जाएंगे संदेश को कहाँ पर, जाएंगे तंत्रिका तंत्र के पास ले जाएंगे संदेश को, कोई बैठा है। फिर यहाँ से जाएगा किसके पास, अपवाही अंग के पास, यानी कि जो हमारा अंग है अथवा है ना, ये जाकर टच नहीं मारेगा, यहाँ से मच्छर हो गया गायब। तो ये प्रक्रिया यहाँ से होती है, उद्दीपन के प्रति क्रिया हो गई। पूछता है तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं, तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। ऐच्छिक मतलब कि जो अपनी इच्छा से हम कर पाते हैं, और अनैच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा से हम नहीं कर पाते, जैसे पेशाब लग गई भागना पड़ेगा बंद देने, है ना, वो अनैच्छिक क्रिया हो गई। और ऐच्छिक का मतलब जैसे कि हम उंगली हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, सब ऐच्छिक क्रिया है। सांस लेना है, देखिए अनैच्छिक क्रिया है, हम चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे, तो ये अनैच्छिक क्रिया के अंदर आता है। और ऐच्छिक में देखिए चलना फिरना दौड़ना खेलना कूदना हम रोक पाते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाते हैं। जिस पर हमारा कंट्रोल हो ऐच्छिक क्रिया हो जाएगी, और जिस पर हमारा कंट्रोल न हो अनैच्छिक क्रिया हो। जैसे मान लीजिए खूब धूल उड़ रही है, तो आप चाहेंगे कि अगर आँख खोले रहे हो धूप में, तो नहीं हो पाएगा ना, धूल खूब उड़ रही है, उसमें अगर आप सोचेंगे कि आँख अपनी खुली रख पाएँ तो मुश्किल है, चाह कर भी नहीं रख पाएँगे, तो वो अनैच्छिक क्रिया है, अपनी इच्छा से नहीं कर पाएँगे उसको। दूसरा काम इसका था सूचनाओं का इकट्ठा करना, सूचनाओं को इकट्ठा करता है ये, सोचने में, तर्क करने में सहायता प्रदान करता है, और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब आगे देखते हैं, इसमें ज़रूरी चीज़ें उसको देख लेते हैं हम लोग। तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार देख लेते हैं। तो पहला संवेदी होता है, संवेदी तंत्रिका तंत्र होता है, संवेदनाओं को ग्रहण करना इसका काम होता है। दूसरा है अपवाही तंत्रिका तंत्र, ये क्या करेगा, तो संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्यकारी अंगों तक पहुंचाता है। तीसरा है मिश्रित या संयोजक तंत्रिका तंत्र, ये क्या करेगा कि संवेदी जो सूचनाएं रहेंगी, चाहे प्रेरक सूचनाएं रहेंगी, दोनों को, और दोनों प्रकार का ये होगा। तो इसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है ना, इसको ध्यान देना आप लोगों को है। फिगर याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र का फिगर याद रखिएगा। अब यहाँ से मस्तिष्क से क्वेश्चन कुछ पूछ देते हैं। तो जो मस्तिष्क होता है, ये खोपड़ी में हमारे सेट रहता है, और इसका भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, और इसका आयतन जो होता है 1200 से 1500 सीसी होता है, क्रेनियल कैपेसिटी दिया गया है। बाहरी झिल्ली को हम बोलते हैं दृढ़ तानिका, मध्य झिल्ली को बोलते हैं जाल तानिका, और भीतरी झिल्ली को बोलते हैं मृदु तानिका। तो 3 झिल्लियों से ये घिरा होता है, और बाकी इसमें कुछ बहुत जरूरी नहीं है। देखते हैं आगे। अब मस्तिष्क से कितने भाग होते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला होता है अग्र मस्तिष्क, इसको कई भागों में बांटा गया है। तो पहला घ्राण मस्तिष्क, प्रव मस्तिष्क, डाइसिफेलान, 3 भाग होते हैं। जो अगला मस्तिष्क होता है, इसके 3 भाग होते हैं, घ्राण मस्तिष्क, प्रव मस्तिष्क, डाइसिफेलान। तो जो घ्राण मस्तिष्क होता है, ये कम विकसित रहेगा, ठीक, लीलार के पास पाया जाएगा, लीलार के पास। इसका काम क्या होता है, तो जो घ्राण मस्तिष्क होता है, हमको गंध के बारे में बताता है, जो हम महसूस कर पाते हैं सुगंध के बारे में, कि गुलाब महका था, ताई महका था, हाउ महका था, ये सब घ्राण मस्तिष्क का कार्य होता है। तो घ्राण मस्तिष्क जो होता है, यह गंध का ज्ञान का केंद्र होता है, गंध का ज्ञान हमको देता है। प्रव मस्तिष्क जो होता है, यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, स्मृति यानी कि याद करने, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने का केंद्र होता है, यानी कि इन सब कार्यों में हमारी सहायता करता है प्रव मस्तिष्क। और ये इसको बोलते हैं सेरेब्रम, क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम सेरेब्रम बोलते हैं। जो सेरेब्रम होता है प्रव मस्तिष्क, ये सोचने, विचारने, तर्क करने, चेतना करने की शक्ति प्रदान करता है हमको, ये सहायक होता है इसमें। तीसरा भाग होता है डाइसिफेलान, ये सबसे पिछला भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, और इसी में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। और याद रखिएगा इसमें कि दर्द, ठंडक, गर्मी का जो अनुभव होता है, चाहे प्यास का अनुभव होता है, स्नेह, प्यार, दुलार, घृणा, उत्साह, दर्द, नींद, ताप, इन सब का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। यानी कि डाई इसी फैलान वाले भाग से भूख लगना, प्यास लगना, प्यार, दुलार, गुस्सा, उत्साह, पीड़ा, यानी कि दर्द और नींद, सब इस पर डिपेंड करता है। ये हमको बताता है, जानकारी देता है। अगला भाग होता है मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क होता है, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। और ये जो होता है, मस्तिष्क को मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी से जोड़ देता है, और ये देखने सुनने में सहायक होता है, देखने में और सुनने में सहायक होता है। तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क, इसको बोलते हैं हैंड ब्रेन। जो पश्च मस्तिष्क होता है, इसको बांटा गया है 3 भागों में, पोन्स, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ, यानी कि मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क बोलते हैं सेरेबलम, उसमें सेरेब्रम था, ये सेरेबलम है। जो पोन्स वाला भाग होता है श्वसन,
का नियमन करता है, माने सांस लेने की विधि, सांस लेने की जो गति होती है उसको कंट्रोल करता है। जो अनुमस्तिष्क होता है, ये शरीर का संतुलन बनाता है कि हम गिरे ना, है ना? इसको बनाने का कार्य करता है, यानी खेलने कूदने में हमको सहायता प्रदान करता है, नाचने में सहायता प्रदान करता है, चलने में सहायता प्रदान करता है। पेशियों को सबसे अधिक इसका मुख्य कार्य होता है पेशियों को नियंत्रण करना, और पेशियों को नियंत्रण करके हमको हर चीज में काबिल बनाता है, खेलने कूदने दौड़ने में हमको संतुलित करता है। और जो मस्तिष्क पुच्छ होता है, ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर डिपेंड करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है ये, जैसे कि श्वास की लय, हृदय की धड़कन, खून का दौड़ना, छींकना, खांसना, हिचकी आना, उल्टी होना, जीभ डुलाना, ये सब डिपेंड करता है मस्तिष्क पुच्छ पर, इसके द्वारा कंट्रोल होता है। अब आगे पेपर में आता है मेरुरज्जु या सुषुम्ना के बारे में। तो जो मेरुरज्जु होता है इसको बोलते हैं स्पाइनल कार्ड या रीढ़ की हड्डी का जो छिद्र होता है। मस्तिष्क पुच्छ कपालीय गुहा के बाहर एक लंबी खोखली बेलनाकार रचना होती है। छोड़िए इसको, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में छिद्र होता है, उसी को हम बोलते हैं मेरुरज्जु या सुषुम्ना बोलते हैं, और यह मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करती है। और यह याद रखिए हमेशा कि यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होती है, तथा यह मस्तिष्क से मेरु तंत्रिकाओं के बीच सेतु माने पुल का कार्य करती है ना? और ये अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं और अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित कौन करता है? तो मेरुरज्जु सुषुम्ना का है ना? सुषुम्ना, मेरुरज्जु। यहाँ पर लिखा भी गया है। मेरुरज्जु के क्या कार्य होते हैं? तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन करता है ना? ये आप जान चुके हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं अभी हम आगे बताएंगे। एक नंबर में आता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो कोई खास नहीं है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाले धागेनुमा तंत्रिकाओं को हम क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो एकदम त्वचा के समीप रहती है उसी को हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। कपाल में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं। और मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? चाहे सुषुम्नी तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? तो 31 जोड़ी होती हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, पेपर में आता है। पेपर में कभी कभी पूछा था अंतर के बारे में। अंतर किसका पूछता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का। तो जो अनुकंपी होता है यह ऊर्जा व्यय करने वाली जो क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल करता है, जैसे हृदय स्पंदन हो गया, बढ़ाता है। और ऊर्जा को बचाने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनका ये कार्य करता है, यानी बीपी को कम कर देगा, हृदय धड़कन को कम कर देगा, है ना? लार का श्रावण इसके में देखिए, है ना? और जब आपातकालीन या तनाव की अवस्था में आप रहेंगे तो उस अवस्था में हाई कार्य करेगा, और जब शांति विश्राम की अवस्था में रहेंगे तो हाई कार्य करेगा। थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है इसको। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पेपर में आएगा कई बार। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी भी उद्दीपन के फलस्वरूप, यानी कोई भी टच किया हमको तो उसके फलस्वरूप से कोई भी क्रिया हुई, तो किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मच्छर बैठा हमारे पर, तो उद्दीपन दे दिया वो, और उस तुरंत हम क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे, चट दनी मारेंगे, वो गायब हो जाएगा। तो वही पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, यानी किसी भी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक माने बहुत तेजी से होने वाली स्वचालित माने अपने आप, और अनैच्छिक माने हमारी बिना इच्छा के, है ना? अनैच्छिक क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में स्वादिष्ट भोजन देखकर अपने से मुंह मिला लाना, कांटा चुभते ही पैर को ऊपर उठ जाना झटके से, छींकना, खांसना, तेज प्रकाश में आंखों की पुतली का सिकुड़ जाना, है ना? ये सभी जो होते हैं प्रतिवर्ती क्रिया है। और यहाँ पे लिखा गया प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं मेरुरज्जु यानी सुषुम्ना द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है? मस्तिष्क का जो भाग होता है, मस्तिष्क का कोई कार्य नहीं होता प्रतिवर्ती क्रिया में, मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता है। और प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने किया था? तो हाल ने खोज किया था, याद रखिएगा। अब यहाँ से प्रतिवर्ती क्रिया क्रियाविधि थोड़ा देख लेते हैं। तो उद्दीपन जब होगा तो ग्राह्य अंग उसको ग्रहण करेगा, त्वचा जैसे हो गया। संवेदनाओं को कहाँ पहुंचाएगा? संवेदी न्यूरॉन के पास। संवेदी न्यूरॉन से पहुंचाएगा कहाँ पर? मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु से प्रेरक न्यूरॉन के पास, फिर अपवाही अंग के पास, और उसके बाद फिर कहाँ पहुंचाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया अपना कार्य करेगी। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? तो संवेदी अंगों से संवेदनाओं का संवेदी तंतुओं द्वारा मेरुरज्जु तक आने और मेरुरज्जु से प्रेरणा के रूप में अनुक्रिया करने वाले अंग की मांसपेशियों तक पहुंचने के मार्ग को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तथा होने वाली क्रिया को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। यानी सीधे हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया जिस मार्ग से पूर्ण होती है उसी मार्ग को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार, तो पहला प्रतिबंधित होता है, दूसरा क्या होता है? आबंधित। प्रतिबंधित या आपंदित, या पूछेगा आपसे कि प्रतिबंधित किसे कहते हैं या आपंदित किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया।
तो ये वंशागत होती है, जन्मजात जन्म से हमको मिलती है और ये अनैच्छिक होती है ना? जैसे कि विशेष ऋतु में जंतुओं में जनन करना, तो जनन कोई सिखाता नहीं, जनन कब करना है। घोंसला बनाना कोई सिखाता नहीं है, ये प्राकृतिक होती है। पक्षियों का जब देशांतर माने कि उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, ये भी कोई सिखाता नहीं है। तो ये प्राकृतिक होती हैं, जन्म से मिलती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। तो जो जन्म से मिलती है उसी को हम बोलते हैं प्रतिबंधित या आवंधित। दूसरा है सरल या अनुबंधित या अनुकूलित, ये जन्म के बाद मिलती हैं, सीखने पर हमको प्राप्त होती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं उपार्जित भी बोलते हैं। जैसे कि तैरना हम सीखना पड़ता है, गाना बजाना, है ना? और कुत्ते के भौंकते ही क्या होना, भाग जाना। और कुत्ते को भोजन देखते ही लार टपकना, नृत्य करना, खाँसना, छींकना, ये सभी जो होती हैं, हम बाद में सीखते हैं। तो ये सभी किस में आ जाएगा? अनुबंधित में आ जाएगा। तो इसमें से इतना आपको ध्यान देना है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, जो-जो इंपॉर्टेंट हम बता दिए आपको।